डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारा एस फेज में, सेल साइकिल की एस फेज में कवर होगा। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मीन्स है जब एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे तो उन दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड तो हमारा पेरेंटल होगा, एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुले, एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड मीडियम आपको जो भी मिलेगा उस मीडियम के अकॉर्डिंग जो दूसरा स्ट्रैंड है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मींस होता है एक डीएनए से जब दो डीएनए बनेंगे तो दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक एक स्ट्रैंड हमारा न्यू होगा। इसको प्रूव करने के लिए मिशेल्सन एंड स्टॉल क्रिया नाइट्रोजन की आइसोटोप का यूज किया। डीएनए को आप जब भी मेजर करते हो डेंसिटी के बेसिस पर मेजर करते हो। नाइट्रोजन उसका सोर्स होता है। डीएनए जब भी बनेगा मीडियम में नाइट्रोजन होगा क्योंकि हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। डीएनए जो एक एक न्यूक्लियोटाइड को अगर आप टच करोगे तो वो एक एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होंगी। नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है बट डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड अब आरएनए हो चाहे डीएनए हो, न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएंगे हमारी। नाइट्रोजन का आइसोटोप उन्होंने कहा एक हमने N14 ले लिया, एक हमने N15 ले लिया। क्या N14 को लाइट नाइट्रोजन बोलेंगे? ये हमारा लाइट नाइट्रोजन हो गया। N14 को हमने क्या बोला? ये हैवी नाइट्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक मीडियम भी तो होगा, डायरेक्ट नाइट्रोजन थोड़ी लेंगे। तो मीडियम में उन्होंने कहा हम अमोनियम क्लोराइड लेंगे, NH4Cl लेंगे। 15 NH4Cl मीडियम में ई कोलाई को उन्होंने कई सारी जनरेशन में ग्रो किया और फाइनली इस ई कोलाई का जो डीएनए है उस डीएनए में 15 नाइट्रोजन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया। पूरी तरह से मीन्स अब इनकी जो दोनों स्ट्रैंड है वो 15N और 15N के दोनों स्ट्रैंड होंगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है उनका एक्सपेरिमेंट। मिशेल्सन एंड स्टॉल ने सबसे पहले दोनों के दोनों स्ट्रैंड हैवी लिए। क्या इस डीएनए को जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड 15N के हैं, क्या हम इसको हैवी डीएनए बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हैवी डीएनए। डीएनए में हमने यहाँ पे नाइट्रोजन के दोनों सोर्स लिए, लाइट नाइट्रोजन लिया, हैवी नाइट्रोजन लिया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है जब हम डीएनए को उसकी डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट कर रहे हैं, फ्रैक्शन वाइज हम उसको देखना चाहते हैं, तो वो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। 6 मिनट में 20 मिनट्स में फर्स्ट जनरेशन आएगी, 20 मिनट्स में फर्स्ट जनरेशन होगी। लेकिन यहाँ पे हम डेंसिटी ग्रेडियंट का भी यूज करेंगे और उस डेंसिटी ग्रेडियंट का नेम है सीजियम क्लोराइड। जो पेरेंटल डीएनए है वो जब फर्स्ट जनरेशन में जा रहा है 20 मिनट्स बाद वो एक डीएनए से दो डीएनए देगा। आपने मीडियम अब कौन सा लिया? आपने मीडियम लिया 14 NH4Cl। 14 NH4Cl मीडियम को चेंज नहीं करना है, आप कितनी भी जनरेशन चाहिए। अब हमारा मीडियम चेंज है क्योंकि ये नॉर्मल मीडियम, ये नेचुरल मीडियम है। अभी अगर इक्वल ग्रो करेगा और इसका नेचुरल मीडियम है 14 NH4Cl में वो ग्रो करते हैं। दोनों स्ट्रैंड 15N के हैं तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे 15N का डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो गया, 15N डीएनए का स्ट्रैंड अलग होगा। ये हो गया हमारा 15N और ये हो गया हमारा 15N। लेकिन हमारा मीडियम कौन सा है? हमारा मीडियम तो 14 NH4Cl है। तो हमारा जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? 14N का बनेगा। तो ये हमने बना दिया 14N और ये हमारा बन गया 14N। अब इस डीएनए में दोनों के दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड तो नया है, एक स्ट्रैंड पुराना है। 14N वाला स्ट्रैंड दोनों में नया नया लगा। एक डीएनए से जो दो डीएनए बने हैं, क्या दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पुराना और एक एक स्ट्रैंड नया है? और यही हमारा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और अगर आगे जाएंगे तो फिर 40 मिनट्स दिखाओगे आप, यहाँ पे 40 मिनट्स दिखाओगे और 40 मिनट्स के बाद मीडियम चेंज नहीं होगा। 14 NH4Cl मीडियम रहेगा हमारा, इसको चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे हमारा सीजियम क्लोराइड भी यूज करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट है। अब जो रिजल्ट इस डीएनए का होगा वही रिजल्ट इस डीएनए का होगा। अगर किसी को डाउट हो तो हम चारों डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन कर देंगे तो दो स्ट्रैंड तो 14N के ओपन हो गए, ठीक है, और दो स्ट्रैंड हमारे 15N और 15N के ओपन हुए। बताइए क्या हमारे पास दो डीएनए थे, दो डीएनए में चार स्ट्रैंड मैंने अलग अलग कर दिए, अलग अलग। तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे ये 15N है, ये हमारा 15N का डीएनए हो गया, अभी स्ट्रैंड अलग किए, और ये हमारा 14N हो गया और ये भी हो गया 14N। अभी मैंने केवल दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग किया है, अलग अलग, लेकिन हमारा मीडियम वही है 14 NH4Cl। तो हम सारे के सारे जगह नया नया स्ट्रैंड 14N का बना देंगे। तो रिजल्ट क्या है? हमारे पास दो हाइब्रिड डीएनए है और दो हमारे पास लाइट डीएनए है। ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का एक स्ट्रैंड हमारा 5' to
3 प्राइम हो गया हमारा। दूसरा स्ट्रैंड हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया। जैसे ही उन्होंने ब्रेक किया तो एक स्ट्रैंड हमारा यहाँ पे ऐसे ओपन हो गया, दूसरा स्ट्रैंड हमारा यहाँ पे ऐसे ओपन हो गया, और अब यहाँ पे जो वाई शेप जो स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हुआ है, वाई शेप, इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया रेप्लिकेशन फॉर्म। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारा स्ट्रैंड हो गया। अब डीएनए का स्ट्रैंड जब खुलेगा तो वहां पे गांठ टाइप की पड़ेगी, समझ रहे ना, उसको हम सुपर कोइलिंग बोलते हैं। आप एक मोटी रस्सी भी अगर बीच में से जबरदस्ती ओपन करोगे तो वो भी ऊपर साइड गांठ पड़ जाएगी वहां पे। तो सुपर कोइलिंग को रोकने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होगा, उस एंजाइम का नेम क्या होगा? टोपोआइसोमेरेज। और टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन होगा प्रिवेंट द सुपर कोइलिंग। ये हमारा टोपोआइसोमेरेज कहीं कहीं पे इसके साथ डीएनए गायरेज भी काम करते हैं। केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वहाँ पे डीएनए गायरेज भी इसके साथ काम करेगा। क्या मैं दोनों एंजाइम की वैल्यू समझ में आ गई? हेलिकेज ने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन कर दिया, टोपोआइसोमेरेज ने सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट कर लिया। अब दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल करने के लिए वहां पे एक प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन का नेम है SSBPS, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और यहाँ से हमारे दोनों के दोनों स्ट्रैंड वापस दोबारा जुड़ने लगा, इसलिए उसको स्टेबल करने के लिए ये हमारी SSBP प्रोटीन है। यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड के सामने न्यूक्लियोटाइड की चेन बननी है, मीडियम में न्यूक्लियोटाइड पड़ेगी। वहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड DAMP, DGMP, DCMP और DTMP, ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये हमारे पड़े हुए हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, इनएक्टिव मोड पे पड़े हुए हैं। एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना। उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए कई सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसकी मजबूरी, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही काम करेगा। अगर उसे सॉकेट नहीं मिलता है 5 टू 3 के वो, क्योंकि 3 पे ही OH ग्रुप 3 है। जब आप एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहाँ पे आपका 3 नंबर पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 होता है, दूसरा न्यूक्लियो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। अब क्या हमें इतनी सारी चीज समझ में आती है न्यूक्लियोटाइड को कैसे जोड़ेंगे? एक न्यूक्लियोटाइड में दोनों बॉन्ड के नेम याद है, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो वहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वहाँ पे कनेक्ट होगा। नेक्स्ट सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये चार्ज होंगे, एक्टिवेट होंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? DATP में कन्वर्ट हो गया, DGTP में कन्वर्ट हो गया, DCTP और DTTP। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम में अब ये काम कहाँ पर? ये काम हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लास्ट में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने इसके सामने स्टैंड बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये हमारा डायरेक्शन 3 है, 3 के सामने क्या आएगा? 5। तो 5 जो आएगा तो इसका मीन्स ये तो लीड कर लेगा भाई, उसको फेवरेट पॉइंट मिल गया। डीएनए पॉलीमरेज को उसका फेवरेट पॉइंट मिल गया। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये रेगुलर सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता चला जाएगा और वहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देगा। लेकिन ये जो आपने चार्ज किया हुआ है DAMP से जो DATP चार्ज किया है, ये जब यहाँ पे लगेगा तो ये वापस DAMP बन जाएगा, ये वापस DGMP बन जाएगा, ये DCMP बन जाएगा। एनर्जी कौन यूज कर रहा है? एनर्जी यूज कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि वो न्यूक्लियोटाइड लगा रहा है। तो सोचो एनर्जी कहाँ गई? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगर मैं चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? DAMP और मैंने यहाँ पे एक फॉस्फेट और ये 2 टर्मिनल फॉस्फेट, ये एनर्जी है, ये एनर्जी यूज हो जाएगी पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनकी एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा और हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे। और इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? इसको हमने बोला कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड की कॉपी हो रही है उसको आपने टेम्पलेट का नाम दिया। आप चाहे mRNA का फॉर्मेशन करें, चाहे आप डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करें, आप जिसकी कॉपी कर रहे हैं उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम दिया। इतना कंफर्म हो गया। और जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा हमारा। तो एक स्ट्रैंड तो हमारा बन गया और उस स्ट्रैंड को हमने कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोला, और क्या बोल सकते हैं इसको? लीडिंग स्ट्रैंड का नाम दिया। आरएनए प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस से बनेगा प्राइमर। प्राइमर अपने आप में कुछ न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जिसके पास 3OH ग्रुप है, और एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए उसको 3 प्राइम OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। ये प्राइमर लगते जा रहे हैं और जहां प्राइमर लगेगा वहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री मिल जाएगा। तो ये जो प्राइमर यहाँ पे लगता जाएगा और प्राइमर लगने के बाद
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तब तक काम नहीं करते जब तक प्राइमर ना लगे। वो कहेगा हमें तो डायरेक्शन 5 to 3 to 5 होगा नहीं, इसके लिए हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। और आरएनए प्राइमर जहां जहां लगे वहां पे न्यूक्लियोटाइड हमारा जुड़ता चलाएगा, प्राइमर रिमूव होता चलाएगा, उसका आप कोई काम नहीं है। तो ये जो बीच में फ्रेगमेंट बने हुए हैं, इसको किसने देखा? इसको ओकाजाकी साइंटिस्ट ने देखा और अपने नेम के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या रखा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, साइंटिस्ट ने अपने नेम के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इसको कनेक्ट करने के लिए हमारा क्या होगा? कौन सा एंजाइम होगा? जो इसको तुमने ग्लू बोला था, ग्लू बोला था, वो एंजाइम हमारा जो डीएनए लाइगेज होगा इनको जोड़ देगा। क्या हमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट समझ में आ गया? ओकाजाकी के बाद इनको जो जोड़ा हुआ है, अभी हमारा डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बन गया, डिसकंटीन्यूअस, तो बाई डायरेक्शनल भी समझ में आ गया। बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? बाई डायरेक्शनल। और यहाँ पे हमारा टॉपिक